आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवान की एपिसोड 13 समझने के लिए शुरू के 12 एपिसोड जरूर देख लीजिएगा जो चैनल पर प्रसारित हैं। दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा शुक्रिया कहानी को इतना प्यार देने के लिए। आप सभी काफी उत्सुक है जानने के लिए कि मिस्टर मास की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोनों को अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। तो आपको बताते चले कि सब एकदम से तो नहीं हो जाता है, स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा सब। देखते रहिए क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा। जो भी होगा हैरान करने वाला होगा। थोड़ा सा और सफर बाकी है दीवानगी का, तो सब बने रहिए हमारे साथ। युवराज के कमरे के बाहर खड़ी थी। जाएं या ना जाएं? अगर जाग रहे हुए तो पूछा कि हम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कहीं हमें गलत ना समझ लें। पर गलत क्यों समझेंगे, हम तो बस एक बार उन्हें देखने आए हैं। इतना सोचकर वो धीरे से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। कमरे में सिर्फ एक लैंप चल रहा था। बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। बालकनी के दरवाजे पर लगे पर्दे लहरा रहे थे। आसमान में चांद पूर्ण प्रकाश के साथ चमक रहा था। उसकी रोशनी युवराज के ऊपर पड़ रही थी। श्रद्धा की नजरें जब उनके चेहरे पर पड़ी तो वो मुस्कुरा उठी, लेकिन अगले ही पल उनकी बाह पर लगे जख्म को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो जाकर युवराज के बगल में बेड पर बैठ गई और जख्म को छूने के लिए धीरे से अपने हाथ बढ़ा दिए, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ क्या कर रही हैं आप? युवराज ने पूछा। श्रद्धा की आहट से ही उन्होंने आंखें खोल ली थी। वो आंखों में आंसू लिए उनका जख्म देखते हुए बोली, हमें बेचैनी हो रही थी इसलिए टहल रहे थे। दरवाज़ा खुला देखा तो अंदर आ गए। ये क्या है मिस्टर राठौर, आपने हमें बताया क्यों नहीं? दवा तक नहीं लगाई? कितना गहरा जख्म है? उसने युवराज का जख्म देखते हुए कहा। युवराज ने उठते हुए कहा, परेशान मत हो, ये छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। श्रद्धा कमरे में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हुए बोली, छोटा सा जख्म? ये आपको छोटा सा जख्म लगता है? कितना गहरा है? हमें तो किसी गोली का जख्म लगता है। कहते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवराज की तरफ देखा। युवराज बेटा, आज तो ये सीबीआई बनकर सवाल करने वाली है, तैयार हो जाइए। युवराज धीमे से बुदबुदाए, आपको गोली लगी थी मिस्टर राठौर? कब, कहाँ, कैसे, बताइए ना। बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। वो गुस्से से बोली। युवराज चुप। अब बोलिए भी। वैसे तो सारा दिन आपकी जबान थकती नहीं, अब क्यों नहीं बोलते? कैसे लगी गोली? आह, दर्द हो रहा है श्रद्धा, युवराज ने बाँह पकड़कर कराहते हुए कहा। वो तुरंत उनके पास आई और जख्म छूकर देखते हुए बोली, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हमें माफ़ कर दीजिए, ज़्यादा गुस्सा कर गए ना हम। रुकिए, हम अभी आते हैं। वो भागते हुए नीचे गई और कुछ ही मिनटों में हाथों में साफ कपड़ा और गर्म पानी लेकर आई। वो उनके बगल में बैठ गई और कपड़े को पानी में भिगोकर उनका जख्म साफ करने लगी। युवराज को अब दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। उन्हें तो बस श्रद्धा के चेहरे पर अपने लिए चिंता दिख रही थी। नाइट लैम्प की रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसका चेहरा चमक रहा था। बालों की लटें झूलती हुई उसके गालों को चूम रही थी और वो उनके जख्म साफ कर रही थी। आह, धीरे श्रद्धा, जलन हो रही है। श्रद्धा ने जब रुई से डेटॉल लगाना शुरू किया तो उनकी आह निकल गई। माफ़ कर दीजिए मिस्टर राठौर, उसने कहा और धीरे धीरे फूंक मारते हुए डेटॉल लगाने लगी। उसकी सांसें युवराज की धड़कनें बढ़ा रही थी, इसीलिए उन्होंने सर हेडबोर्ड से टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसने दवाई लगाकर पट्टी की और युवराज से पूछा, आपकी दवाइयाँ कहाँ हैं? जिस तरफ आप बैठी हैं उसी तरफ वाले ड्रॉर में रखी हैं। उसने साइड ड्रॉर से दवा निकाली और उसके हाथ में दवाई और पानी का ग्लास थमा दिया। युवराज ने आंखें खोली और दवा ले ली। उसने ग्लास वापस टेबल पर रखा और अपने दुपट्टे के सिरे से उनका चेहरा साफ करने लगी। उनके चेहरे में इंच भर का फासला ही बचा था। युवराज ने फिर एक बार आंखें बंद कर लीं। खुद पर से कंट्रोल नहीं खोना चाहते थे वो। अब बताइए, ये जख्म कैसे लगा आपको? मीटिंग के सिलसिले में जुहू की तरफ गया था, वहां पर फायरिंग हो रही थी, उससे पीछे गोली छूकर निकल गई। युवराज ने इतना कहकर चुप हो गए और आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। वो तुरंत उनके सीने से लग गई और रोते हुए बोली, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो? आप वहाँ गए ही क्यों? आपने एक बार भी आस्था के बारे में नहीं सोचा, हमारे बारे में नहीं सोचा? आपको कुछ हो जाता तो? युवराज ने उसका सर सहलाते हुए कहा, चुप हो जाइए श्रद्धा,
देखिए हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। उसने सर उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिए। अब आप यहाँ से जाइए वरना किसी ने देखा तो क्या सोचेगा कि हम दोनों अकेले ऐसे एक कमरे में क्या कर रहे हैं। उन्होंने शरारत से कहा। ऐसे कैसे? श्रद्धा ने कहा और तुरंत युवराज से अलग हो गई। अब उसने ध्यान दिया युवराज ने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था और वो उनके सीने से लगी हुई थी। उसकी नसें झुक गई और दोनों गालों पर लाली छा गई। युवराज ने कुछ देर उसे देखा, जैसे उसके इस रूप को निगाहों में बसा लेना चाहते हों। फिर बोले, अब आप जाकर आराम कीजिए, काफी रात हो गई है, हम ठीक हैं। शुभ रात्रि। इतना कहकर वो भाग गई। शुभ रात्रि। काश आप हमेशा हमारे साथ यूं ही हर पल रहती तो कितना अच्छा होता। और अगर आपको सच पता चलता कि ऐसे जख्म तो हमें रोज मिलते हैं, तब आपके आंसुओं का क्या होता? शायद बाढ़ ही आ जाती। वो बालकनी में खड़ी अपनी धड़कनों के शोर को काबू करने की जद्दोजहद कर रही थी। वो अपने सीने के बाएं ओर हाथ रखकर खुद से बोली, क्यों उनके पास आने पर इस दिल में इतना शोर होता है? क्यों उनकी मौजूदगी हमें जानी पहचानी सी लगती है? क्या वो मुस्कान देखकर हमें लगता है कि सालों से हम उन्हें जानते हैं? क्यों वो आवाज़ सुनकर हमारे कानों को एक अलग ही एहसास होता है? क्यों उनकी महक हमें अपनी सी लगती है? लेकिन सच तो यही है कि मिस्टर राठौर से मिले हमें सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। कॉलेज में तो हम कभी उनसे मिले नहीं और ना ही कभी ठीक से उनका चेहरा देखा। तो फिर आखिर क्यों? क्यों हमें उनसे जुड़े हुए हर एहसास पहचाने से लगते हैं? बावले क्यों हो जाते हैं हम उनकी करीबी से? रोकना होगा हमें खुद को। मिस्टर राठौर वो आसमान है जिसको पाना तो दूर, हमें उनके बारे में सोचने का भी अधिकार नहीं है। हम नहीं हैं उनके काबिल और हम अपनी मोहब्बत अपने मिस्टर मार्क से दगा नहीं कर सकते। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत किसी की काबिलियत नहीं देखती, उसके एहसास उसके जज्बात देखती है। मोहब्बत आसानी से मिल जाए तो मज़ा ही कहाँ है। असली मोहब्बत तो इम्तिहान के बाद ही मिलती है। अगली सुबह रॉकी को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। युवराज के गुस्से से बचने के लिए आज श्रद्धा ने नाश्ता नहीं बनाया था, लेकिन युवराज के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्हें आज खाना कुछ पसंद नहीं आया। आदत जो पड़ गई थी उसके हाथ का खाने की। संजय ने खाते हुए अर्जुन से कहा, देख बेचारे की हालत, खाना नहीं खाया जा रहा बेचारे से। तो अर्जुन बोला, अब क्या कर सकते हैं, कल वही बहुत उछल उछल कर गुस्सा कर रहा था ना, अब भुगते। ये तो है कि श्री से बेटर खाना हम में से कोई नहीं बनाता। वो बात नहीं है शिप्रा, श्रद्धा के हाथों में बिल्कुल रेवती आंटी के हाथों का स्वाद है। और भले ही यूं भी ना कहे, लेकिन उसे आदत पड़ गई है। आप तीनों क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? आस्था ने खाते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस पुरानी बातें, अर्जुन ने आराम से कहा और सब वापस खाने लगे। श्रद्धा, आप चाहे तो अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती हैं, युवराज ने खाते हुए कहा तो उसने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? वैसे भी आपके सिर्फ 2 साल ही पढ़ाई बची थी, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन मिस्टर राठौर, अब हम कॉलेज कैसे? आप बस इतना बताइए कि आप पढ़ना चाहती हैं या नहीं। सब उसे ही देख रहे थे। जी, उसने धीरे से कहा। रॉकी यूनिवर्सिटी का फॉर्म ले आए थे, स्टडी में है, भर दीजिएगा, हम परसों जमा करवा देंगे। हमने लॉन्ग डिस्टेंस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, अभी आपका बाहर जाना सेफ नहीं है। जी मिस्टर राठौर, हम निकलते हैं। संजय, आज आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन और गुरु, आप भी चाहे तो घर पर रुक सकती हैं, युवराज ने कहा और अपनी जगह से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद संजय बोला, आज हिटलर को क्या हो गया, सबको छुट्टी देकर गया है। अर्जुन बोला, वही तो, उसका बस चले तो संडे को भी हमसे मजदूरी करवाए। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई, बिग बॉस और वो भी छुट्टी। गुरु ने कहा, आप लोग एक नंबर के भुलक्कड़ हो, पापा ने कोई छुट्टी वुट्टी नहीं दी, आज छुट्टी ही है। आस्था ने कहा तो वल्लभ जी बोले, क्या मतलब बेटा? दादू, आज सेकंड सैटरडे है। उसकी बात सुनकर तीनों ने अपना हाथ सर पर दे मारा और बाकी सब हंसने लगे। श्रद्धा ने सवाल किया, लेकिन अगर आज छुट्टी है तो मिस्टर राठौड़ ऑफिस क्यों गए हैं? एम्प्लॉय की भी तो छुट्टी होगी ना। तो संजय बोला, श्रद्धा, जो एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम करना चाहते हैं वो सैटरडे संडे काम करते हैं। क्या मतलब? श्रद्धा ने पूछा। मतलब ये बेटा कि ऑफिस के बाद काम करने से बेहतर वो लोग सैटरडे संडे को आकर काम करते हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए ही है, वल्लभ जी ने कहा।
श्रद्धा ने धीरे से कहा और अपना नाश्ता करने लगी। बाकी सब बाहर घूमने जाने का प्लान बनाने लगे। मम्मा, आप भी चलोगी ना हमारे साथ? नहीं बेटा, हमारा मन नहीं है, आप सब जाइए। लेकिन श्री, तू अकेले घर पर क्या करेगी? चलना हमारे साथ, वैसे भी कितना टाइम हो गया आउटिंग किए। हमने कहा ना शिप्रू, हमारा मन नहीं है, आप लोग जाइए। इतना कहकर वो उठकर चली गई तो काकी बोली, रहने दो तुम सब, अभी जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं उस अस्पताल से आए उसे, चोट भी ठीक नहीं हुई है, घर पर रहकर आराम करेगी, अच्छा रहेगा। मीना सही कह रही है, फिर वो अकेली कहाँ है, युवराज तो रहेगा ही उनके साथ। वल्लभ जी ने कहा तो संजय, जो अभी तक अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था, वो बोला, सब अपने अपने बैग्स पैक कर लो, हम लोग 2 दिन की कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। अर्जुन बोला, आप चारों, वल्लभ जी, पापा, काकी और काका भी चलेंगे ना? तो वल्लभ जी बोले, नहीं, तुम सब लोग जाओ, मैं तो शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन करने जाऊंगा। मेरी बेटी मुझे वापस मिल गई है, मेरे सारे बच्चे खुश हैं, एक बार जाकर मत्था टेकाता हूँ। भाई, हमारा प्लान भी फिक्स है, मैं और बद्री भी वल्लभ के साथ ही जाएंगे। और आप काकी? शिप्रा ने पूछा। मैं भी इन्हीं लोगों के साथ शिरडी जाऊंगी, काकी ने कहा और सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। श्रद्धा अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी, तभी आस्था उसके पास आकर उसकी गोदी में सर रखकर बैठ गई। मम्मा। हाँ बेटा, बोलिए। मम्मा, हम सब कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, आप मेरा बैग पैक कर दो प्लीज़। इसमें प्लीज़ कहने वाली कौन सी बात है बेटा, हम अभी कर देते हैं। मम्मा, एक बात और कहनी थी। क्या बेटा? आप अभी मुझे छोड़कर कभी मत जाना। श्रद्धा मुस्कुराकर बोली, लो, ये भी कोई कहने वाली बात है, हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। अब चलिए, आपका बैग पैक करना है ना? अपना ख्याल रखिएगा और किसी को परेशान मत करिएगा। पहुंचकर हमें फ़ोन कर दीजिएगा। ज़्यादा देर तक मत जागिएगा, सोने से पहले नाइट क्रीम याद से लगा लीजिएगा। कुछ इसी तरह की हिदायतें नन्ही सी आस्था को मिल रही थी। सब लोग तैयार होकर युवराज विला के बाहर खड़ी थी और श्रद्धा अपनी प्रिंसेस को समझा रही थी। ओफो मम्मा, अब बस कीजिए, मैं बड़ी हो गई हूँ। पापा, आप भी समझाइए ना मम्मा को, आस्था ने फ़ोन की तरफ देखकर कहा, जिस पर युवराज माँ बेटी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख रहे थे। बेटी माँ ऐसी ही होती है, इसीलिए आदत डाल लीजिए। और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, और आप चारों की जिम्मेदारी है हमारी बच्ची का ध्यान रखने की, समझे? एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। चारों ने हाँ में सर हिला दिया। काका, आई और अंकल, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा, पहुंचकर फ़ोन कर दीजिएगा। युवराज ने कहा तो उन लोगों ने भी हाँ में सर हिला दिया। तो फिर अब चलते हैं। और श्रद्धा, तुम आस्था की बिल्कुल चिंता मत करना, संजय ने कहा और फिर उसके पास आकर काम ने बोला, लेकिन युवी की थोड़ी सी चिंता कर लेना, बेचारे ने सुबह नाश्ता ठीक से नहीं किया। इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गया। बाकी सब भी एक एक करके गाड़ी में बैठ गए। श्रद्धा ने आस्था का माथा चूमा और वो भी सबके साथ जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ियां चल पड़ी और श्रद्धा विंडो से सर बाहर निकालकर बाएं करती रही। वो मुस्कुराते हुए उन्हें जाता देख रही थी। फिर वो भी विला के अंदर चली गई। सर, आपने ठीक नहीं किया, अगर चरण ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? दक्ष ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा। आप फिक्र मत कीजिए दक्ष, इस वक्त चरण कुछ करने की हालत में नहीं है। कल ही इतनी बड़ी डील कैंसिल हुई है, सारा माल हमारे पास जब्त है। उसके हाथ की हड्डी तो हमने खुद तोड़ी थी, वो कुछ नहीं करेगा। फिर भी सर, सबकी सेफ्टी सर। गुरु और रॉकी हमारे खास आदमी हैं दक्ष, संजय भी आपकी ही तरह एसपी हैं, अर्जुन भी सब जानते हैं। उनकी सेफ्टी को लेकर टेंशन मत लीजिए, आप केस पर ध्यान दीजिए। 1 साल से हम इसी केस में उलझे हुए हैं। ओके सर। और हाँ, मेघा का ध्यान रखिएगा। सर, आप कॉलेज से हम सब जानते हैं। इतना कहकर युवराज ने फ़ोन रख दिया। वाहिनी, मत कीजिए। वाहिनी, सुनिए तो। वाहिनी। राजू श्रद्धा के पीछे पीछे घूम रहा था, लेकिन वो उसकी बात सुन नहीं रही थी। राजू भाऊ, हमने कहा ना, आप चुपचाप बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। श्रद्धा ने शेल्फ से डब्बा निकालती हुई कहा। अगर बॉस को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगे वाहिनी। राजू भाऊ, मिस्टर राठौड़ कुछ नहीं कहेंगे, आप केशव भाव से कहकर गाड़ी निकलवा दीजिए। हमें मिस्टर युवराज के ऑफिस जाना है। गुरु और रॉकी के बाद युवराज सबसे ज़्यादा भरोसा केशव पर ही करते हैं, लेकिन वाहिनी
कोई लेकिन वेकिन नहीं भाव, जाइए, उसने कहा तो राजू चला गया। श्रद्धा ने चपाती, सब्जी और काजू कतली लंच बॉक्स में पैक की और युवराज के कमरे में आ गई। युवराज की दवाई लियो विला के बाहर आ गई। केशव गाड़ी में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। श्रद्धा पीछे का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई और केशव ने गाड़ी युवराज के ऑफिस की तरफ मोड़ी। मुंबई की सबसे आलीशान बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है राठौड़ हेडक्वार्टर, युवराज का ऑफिस, जिसे उन्होंने अपने सालों की मेहनत से खड़ा किया है। वो अपने कैबिन में बैठे फाइल रिव्यू कर रहे थे, तभी उनके कैबिन डोर पर दस्तक हुई। उन्होंने बिना सर उठाए ही कहा, कम इन। दरवाज़ा खोलकर उनकी सेक्रेटरी अंदर आई और युवराज को लिखता देख अपनी नजरें उन्हीं पर टिका दी। कुछ मिनट बाद भी जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो युवराज ने सर उठाकर देखा और बोले, हमें घूर लिया हो तो आने की वजह बताएंगी या अपना और हमारा टाइम खराब करने आई हैं? सेक्रेटरी होश में आते हुए बोली, सर ये फाइल अकाउंट डिपार्टमेंट से आई है, आपके सिग्नेचर चाहिए। कहते हुए उसने फाइल युवराज के टेबल पर रख दी और उसके सामने खड़ी हो गई। युवराज फाइल उठाकर उसे देखने लगे। नीचे एक गाड़ी आकर बिल्डिंग की एंट्रेंस पर रुकी। श्रद्धा हाथों में लंच बॉक्स, अपना हैंड बैग लिए साड़ी संभालते हुए बाहर निकली। केशव उससे बोला, वाहिनी मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप जाइए। वो उसकी बात सुनकर अंदर चली गई। रिसेप्शन पर जाकर उसने पूछा, मिस्टर राठौर का कैबिन कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। हल्के नीले रंग की साड़ी में लिपटी, लंबे बालों का जूड़ा, माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, आंखों में काजल, गले में पतली सी सोने की चेन, दोनों हाथों में चूड़ियाँ, एक हाथ में हैंडबैग, दूसरे में लंच बॉक्स लिए वो उसके सामने खड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा, आपका अपॉइंटमेंट है मैम? नहीं, रिसेप्शनिस्ट कुछ कहती उससे पहले केशव आते हुए बोला, वाहिनी चलिए। रिसेप्शनिस्ट हल्की खुशी के साथ बोली, केशव आप यहाँ? वो भी मुस्कुराकर बोला, वाहिनी को छोड़कर आता हूँ काजल, आज साथ में लंच करेंगे। उसकी बात सुनकर वो खुश हो गई और श्रद्धा दोनों के चेहरों को देखने लगी। चलिए वाहिनी, केशव ने कहा और श्रद्धा उसके साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। भाऊ पसंद तो बहुत अच्छी है, आई की पसंद है वाहिनी, और अब आपकी भी है ना? श्रद्धा ने चहकते हुए कहा तो केशव ने हाँ में सर हिला दिया। तो फिर शादी कब कर रहे हैं? 3 महीने बाद 15 का मुहूर्त है, केशव ने कहा और मुस्कुरा दिया। अरे वाह, तारीख भी पक्की कर ली और बताया भी नहीं, श्रद्धा ने हल्की सी नाराजगी से कहा। अभी अभी आई ने बताया, पहले काजल को बता दूं फिर सबको बताऊंगा, केशव ने कहा तो श्रद्धा मुस्कुरा दी। लिफ्ट रुकी और दोनों बाहर आए। केशव एक और इशारा करते हुए, वो रहा बॉस का कैबिन। ठीक है भाऊ, अब आप काजल के पास जाइए, हम चले जाएंगे, उसने कहा और युवराज के कैबिन की तरफ बढ़ गई। केशव भी वापस नीचे चला गया। जाकर कैबिन का दरवाज़ा खोला, सीधे अंदर आ गई। युवराज अभी भी फाइल में उलझे थे और सेक्रेटरी उनके सामने खड़ी हुई थी। मिस्टर राठौर, श्रद्धा ने आवाज़ दी तो युवराज ने सर उठाकर देखा। सेक्रेटरी ने पलटकर श्रद्धा को देखा। उसके चेहरे पर नाराज़गी छा गई थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही युवराज ने उसे बाहर जाने को कह दिया। सेक्रेटरी अपनी हिल्स पटकती हुई वहाँ से चली गई। श्रद्धा अपना पर्स और लंच बॉक्स काउच के सामने वाले टेबल पर रखती हुई बोली, लगता है वो नाराज़ हो गई। होने दीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? हमें गैरों की नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? युवराज ने अपनी चेयर से उठते हुए पूछा। आपके लिए खाना लेकर आए हैं। जानते हैं आपने सुबह भी ठीक से नाश्ता नहीं किया था, वो प्लेट्स लगाते हुए बोली। आपको आने की क्या ज़रूरत थी? केशव के हाथ भिजवा देती। जानती है ना आपका यूँ अकेले बाहर निकलना सेफ नहीं है। श्रद्धा उनके पास आई और हाथ पकड़कर उन्हें काउच पर बैठाते हुए बोली, हम केशव भाव के साथ आए हैं और हमें पता है कि काम करते वक्त आपको खाने का होश नहीं रहता, इसीलिए हमें खुद लेकर आना पड़ा। अब बातें छोड़िए और खाना खाकर बताइए कैसा है। श्रद्धा उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए बोली। युवराज ने उसके हाथ से लेकर खाया और फिर बोले, बहुत अच्छा है, बिल्कुल माँ के जैसा। उन्होंने प्लेट हाथ में ले ली और जल्दी जल्दी खाने लगे। श्रद्धा उन्हें यूँ बच्चों की तरह खाता देख मुस्कुरा रही थी। आप भी खा लीजिए श्रद्धा, वरना आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, युवराज ने खाते हुए कहा तो उसने मुस्कुराकर अपने लिए भी एक प्लेट लगा ली और दोनों ने खाना खाया। उसके बाद उसने युवराज की दवाइयाँ उन्हें थमा दी। युवराज ने एक बार दवाई देखी, फिर उसके चेहरे की तरफ देखा तो बिना कोई नखरे किए खा ली। ये लीजिए, ये खा लीजिए, कड़वाहट कम हो जाएगी, श्रद्धा ने काजू कतली उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। युवराज ने थोड़ी सी लेकर खा ली। जानती थे इस बारे में श्रद्धा से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
आपने सुबह अपनी वहाँ की ड्रेसिंग चेंज की थी? उसने बर्तन समेटते हुए पूछा। राज जो वापस अपनी टेबल पर बैठकर एक फाइल देख रही थी जिसे पढ़ते वक्त चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे थे, वो बोले, नहीं, वो वक्त नहीं मिला। आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? कितना गहरा जख्म था, दिखाइए हमें, हम ड्रेसिंग चेंज करते हैं। वो सब समेटकर उसके पास आकर बोली, नहीं श्रद्धा, ज़रूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, दिखाइए हमें। हमने एक बार कहा ना, ज़रूरत नहीं है मतलब नहीं है। आपको समझ नहीं आता क्या? युवराज ने गुस्से से कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ कहे और लिए उनके कैबिन से चली गई। वो लिफ्ट से सीधा नीचे आई। केशव काजल के साथ वापस आ चुका था। वो वहीं खड़ा श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। वो नीचे आकर सीधे बाहर चली गई। केशव भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वो गाड़ी में बैठी। केशव ने आकर गाड़ी स्टार्ट की और युवराज विला की तरफ मोड़ दी। वो बार बार अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी। केशव खुद से बोला, अब बॉस ने क्या कर दिया जो वहीनी इतना रो रही हैं? फ़ोन करके पूछूं क्या? नहीं, रहने देता हूँ। वहीनी को देखकर लगता है कि बहुत गुस्से में होंगे। शिट युवराज, ये क्या कर दिया तूने? किसी और बात का गुस्सा श्रद्धा के ऊपर निकाल दिया, उन्होंने खुद को कोसते हुए कहा। वो उठे, टेबल से फाइल उठाई, काउच से उसका पर्स और लंच बॉक्स उठाया और केबिन से बाहर आ गई। लिफ्ट लेकर सीधा पार्किंग में पहुंची और गाड़ी निकालकर युवराज विला की तरफ मोड़ दी। केशव कुछ दूर ही पहुंचा था कि उसकी नज़र सामने से आते हुए डंपर पर पड़ी जो फुल स्पीड में उनकी तरफ ही आ रहा था। केशव ने एक नज़र पीछे बैठी श्रद्धा पर डाली, फिर एक्सीलरेटर पर पैर रखते हुए फुल स्पीड में गाड़ी डंपर के जस्ट बगल से निकाल दी और डंपर क्रॉस करते होते ही ब्रेक लगाया, जिसे गाड़ी हवा में उठकर फिर रोड पर आ गई। वो डंपर जाकर दूसरी तरफ लगे खंबे से टकरा गया। वहिनी, आप ठीक हैं? केशव ने श्रद्धा की तरफ देखकर पूछा। वो जो डरी सहमी सी बैठी हुई थी बोली, हाँ भाऊ, हम ठीक है, लेकिन ये। वो आगे कुछ कहती कि उसके सामने युवराज की गाड़ी आकर रुकी। उन्हें देखकर वो मुंह फुलाकर बैठ गई और केशव बाहर आ गया। केशव, ये डंपर क्या हुआ? बॉस, मुझे लगता है किसी ने वहिनी की जान लेने के मकसद से ही ये हमला करवाया है। हमला? आपको यकीन है? युवराज ने चौंकते हुए पूछा। नहीं, शक है बॉस, मैं पता करके शाम तक बताता हूँ। इतना कहकर केशव डंपर के पास गया और ड्राइवर को चेक किया। उसकी सांसें चल रही थी। वो युवराज से बोला, बॉस, ये जिंदा है। शाम तक दूध का दूध और पानी का पानी करके आपको बताता हूँ। ठीक है, हम दक्ष और कुछ आदमियों को बुलवा रहे हैं, वो मदद करेंगे। इतना कहकर उन्होंने दक्ष को फ़ोन करके सारी बात बताई और केशव ने उस ड्राइवर को बाहर निकाला। श्रद्धा, बाहर आइए, उसने कहा तो वो चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। हमारी गाड़ी में बैठी। केशव उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। वो बिना कुछ कहे उसकी गाड़ी में बैठ गई। केशव ने उस आदमी को अपनी गाड़ी में डाला और लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। युवराज उसके साथ युवराज विला आ गई। श्रद्धा दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर और घर के अंदर आते ही अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। युवराज ने कुछ पल उसे देखा, फिर वापस बाहर आकर गाड़ी लेकर निकल गई। रात में जब युवराज वापस विला आए तो बहुत गुस्से में थे। राजू, राजू, राजू भागते हुए उनके सामने पहुंचा। श्रद्धा कहाँ है? छत पर है, राजू ने धीरे से कहा तो युवराज सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। युवराज ने ऊपर आकर देखा तो वो पतली सी शॉल अपने कंधे के इर्द गिर्द लपेटे खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। वो जाकर उसके बगल में खड़े हो गए। उसने आहट पाकर उनकी तरफ देखा तो चेहरा देखकर उनकी हालत समझ गई। वो पूरे चेहरे की नसें तनी हुई थी। श्रद्धा ने आसमान की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? केशव का शक सही निकला। श्रद्धा, आपको मारने की कोशिश की गई थी। उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा तो वो आगे बोले, जानना नहीं चाहोगी किसने हमला करवाया था? उसने, चरण ने। चरण का नाम सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो युवराज आगे बोले, आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं श्रद्धा, उम्मीद करते हैं आप मना नहीं करेंगी। हमारे पास कुछ नहीं है मिस्टर राठौर जो हम आपको दे सकें। उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, नहीं श्रद्धा, जो हमें चाहिए वो केवल आप ही दे सकती हैं। युवराज ने अब उसकी तरफ देखते हुए कहा तो उसने आंखें खोली और उनकी तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। श्रद्धा, हम चाहते हैं कि आप चरण और उसके बाप के खिलाफ केस दर्ज करवाएं। बहुत लोगों की जान ली है उन लोगों ने, ना जाने कितनों की जिंदगियां बर्बाद की हैं उन्होंने। सिंह राठौर और गौरव रायजादा, जानती हैं ना आप दोनों को? उन दोनों की मौत के गवाह थे हमारे पापा, इसीलिए उन्हें भी मार दिया।
विशाल सिंह राठौर हमारे पापा थे श्रद्धा, और गौरव अंकल संजय के पापा। जिस दिन आपके घर आपके पापा की लाश आई थी, उसी दिन हमने भी अपने पापा की चिता को अपने इन्हीं हाथों से अग्नि दी थी। श्रद्धा, हम चाहते हैं कि उन लोगों को अपने हर किए की सज़ा मिले, उससे जुड़े हर इंसान को सज़ा मिले जो इसमें सिर्फ आप हमारी मदद कर सकती हैं। युवराज ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। वो शांत से युवराज की बातों के बारे में सोच रही थी और वो कुछ नहीं बोली। आपको हम परसों सुबह तक का वक्त देते हैं श्रद्धा, अच्छे से सोच कर जवाब दीजिएगा। परसों सब वापस भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा तो श्रद्धा नीचे चली गई। युवराज नीचे आए तो वो किचन से खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा रही थी। युवराज चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। उसने उनके प्लेट में खाना निकाला और अपनी प्लेट लेकर बैठ गई। दोनों ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में चले गए। श्रद्धा ने कमरे में आकर चेंज किया, अपनी दवाई ली और किचन से पानी का जग लेकर युवराज के कमरे में आ गई। युवराज लोअर में बेड पर बैठे अपने जख्म पर दवाई लगाने की कोशिश कर रही थी। श्रद्धा ने जग साइड टेबल पर रखा और उनके बगल में बैठकर उनके हाथों में से बॉक्स ले लिया। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखते रहे। उसने दवाई लगाकर पट्टी बांधी, फिर उनके हाथों में टैबलेट्स और पानी का ग्लास थमाकर उन्हें देखने लगी। युवराज ने टैबलेट्स ली और अपनी जगह पर लेट गए। उसने कंबल ढक दिया, लाइट्स बंद की और साइड लैम्प जलता छोड़कर जाते हुए बोली, शुभ रात्रि मिस्टर राठौर, शुभ रात्रि। युवराज ने जवाब दिया और वो अपने कमरे में चली गई। सुबह उठकर उसने दोनों के लिए नाश्ता बनाया। दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। फिर युवराज अपने काम से निकल गई और वो युवराज की स्टडी में जाकर बैठ गई। वहाँ रखी किताबों में से एक किताब लेकर पढ़ने लगी। पूरा दिन निकल गया, उसे पता ही नहीं चला और पढ़ते पढ़ते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को तकरीबन 5 बजे उसकी आँख खुली। घड़ी देखकर वो उठी, किताब उसकी जगह पर रखी और किचन में आकर अपने लिए एक कप चाय बनाई और लेकर वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। युवराज की बातों के बारे में सोचने लगी। युवराज को देने के लिए जवाब ढूंढ रही थी वो। बैठे बैठे 2 घंटे बीत गए। वो घड़ी देखकर उठी, फिर अपने और युवराज के लिए रात का खाना बनाने लगी। युवराज का सारा दिन आज केस की स्टडी में ही बीता। तकरीबन रात के 8 बजे दक्ष हाथों में कॉफ़ी के कप लिए उनके कैबिन में आया। वो कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए बोला, सर कॉफ़ी। उसकी आवाज़ सुनकर युवराज ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर अपना चश्मा निकालते हुए बोले, दक्ष, जूनियर सीनियर बाद में, पहले हम दोस्त हैं, नाम से ही बुलाया कीजिए, अच्छा लगता है। उसने एक कप उठाया और युवराज की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सिर्फ दोस्त ही नहीं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर भी थे एक वक्त में, सो तो है। कहते हुए युवराज ने कप लिया और दक्ष भी एक कप लेकर उनके सामने बैठ गया। तो क्या लगता है, श्रद्धा हाँ करेगी? उसने सिप लेते हुए पूछा। कुछ कह नहीं सकती दक्ष, वैसे भी ये केस जितना दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है, बहुत से मोहरे हैं इस खेल में। युवराज हाथों में लिए कप को देखते हुए बोले, हम डायरेक्ट एनकाउंटर क्यों नहीं कर लेते उसका? वैसे भी कितने तो कर चुके हैं आज तक। करेंगे दक्ष, वो भी करेंगे, लेकिन इन लोगों को अपनी जान से ज़्यादा झूठी शान प्यारी है, और जब इनकी ये झूठी शान मिट्टी में मिलेगी ना, तब इनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक कितने नमूने मिले हैं? संजय की फाइल के अकॉर्डिंग 30 नकाबपोश हैं। और हमारे वकील साहब का क्या कहना है? अर्जुन का कहना है कि पिछले 6 सालों में अब तक 200 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन सबूत की कमी के कारण एक पर भी सुनवाई नहीं हुई। इसका मतलब बहुत बड़ा रैकेट है ये। हाँ, लेकिन इसका एक सिरा ही एक इंसान की तरफ जाता है, और वो है प्रदीप राज उर्फ ब्लैक स्नैक। दोनों ने एक साथ कहा और मुस्कुरा दिए। कुछ मिनट बाद युवराज ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए पूछा, मेघा कैसी है? ठीक नहीं है। चरण अभी जिस हालत में है वो भी कम ही लगता है उन दोनों के दर्द के सामने। जानते हैं दक्ष, लेकिन अभी उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, वरना हम तो शिप्रा के बारे में ही जानने के बाद उसे ज़मीन में जिंदा 6 फुट नीचे गाड़ देते। दक्ष एक बात कहें क्या युवराज, मेघा को संभाल लेना, अच्छी लड़की है वो, जानता हूँ युवराज, वो बुरी नहीं है, काश उसके लिए कुछ कर पाता। दक्ष ने अफसोस भरे लहजे में कहा। तो युवराज ने कहा, एसपी दक्ष मल्होत्रा, आप जो कर रहे हैं सिर्फ मेघा ही नहीं, बहुत सी मासूम जिंदगियां बचने वाली हैं। उनके यूं कहने पर वो मुस्कुरा दिया। युवराज अपनी चेयर से उठते हुए बोले, अब हम चलते हैं, श्रद्धा इंतज़ार कर रही होगी। उसने पीछे से सवाल किया, इस केस के बाद उससे अपने दिल की बात बताइएगा।
जाते हुए युवराज के कदम रुक गए। वो बिना पलटे बोले, अब हमारे दिल में क्या है वो मायने नहीं रखता दक्ष, मायने वो रखता है जो श्रद्धा के दिल में होगा। एक बार कोशिश भी नहीं करेगा युवराज? पता नहीं। इतना कहकर युवराज चले गए। उनके जाने के बाद उनका फोन बजा। उसने उठाया तो धीरे से एक प्यारी सी आवाज आई, भैया आप कब तक आएंगे? थोड़ी देर में आता हूँ काजल, जल्दी आइएगा भैया, आई एम वेटिंग, काजल ने कहा। फोन रख दिया। दक्ष ने मुस्कुराकर स्क्रीन की तरफ देखा ही था कि दोबारा फोन बजा। उसने उठाया तो उधर से आवाज आई, सर ड्राइवर कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है, बस वो चाहता है कि हम उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को चरण से दूर रखें। हो जाएगा केशव, सर ड्राइवर की सेफ्टी के लिए बॉस के कुछ आदमी पहरा दे रहे हैं, मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है केशव। इतना कहकर उसने फोन रख दिया और घर की तरफ निकल गया। आ गए आप मिस्टर राठौर, आप जाकर हाथ मुंह धोकर आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं, उसने मुस्कुराते हुए युवराज को देखकर कहा। उन्होंने कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद उसने टेबल पर खाना लगाया और उनका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद युवराज आए। उसने खाना सर्व किया और बगल में बैठकर खाने लगी। पवन और छवि से बात की थी आपने? युवराज ने खाते हुए पूछा। जी, लैंडलाइन पर उनका फोन आया था तो हमने बात कर ली थी। आप अपने लिए एक फ़ोन क्यों नहीं ले लेती? हम कल ही मंगवा देते हैं आपके लिए। नहीं मिस्टर राठौर, हमें फ़ोन नहीं चाहिए। वैसे भी है ही कौन जिससे हमें बात करनी हो, सब तो साथ ही तो हैं। उसने मना कर दिया तो युवराज ने भी दोबारा नहीं कहा। खाना खाकर युवराज उठने लगे तो वो उन्हें रोकते हुए बोली, एक मिनट रुकिए। वो दोबारा बैठ गई। वो किचन में गई और अपने हाथों में एक कटोरी में रसमलाई लेकर बाहर आई। जाकर युवराज के सामने खड़ी हुई और कटोरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? पहले मुंह मीठा कीजिए, उसने कहा तो युवराज ने उसके हाथ से कटोरी ली और एक चम्मच रसमलाई खाई और खाते ही बोले, ये आपने बनाई है ना? आपने कैसे पहचाना? आपके हाथों में जादू है श्रद्धा, बिल्कुल माँ की तरह। अब बताइए, रसमलाई किस खुशी में बनाई है आपने? हमारी हाँ है मिस्टर राठौर, उसने धीरे से कहा। किस चीज़ के लिए श्रद्धा? युवराज खाते हुए बोले, केस दर्ज करवाने के लिए हमारी हाँ है, हम लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे गलत के खिलाफ, उसने कहा तो युवराज हैरानी से उसे देखने लगे। आप सच कह रही हैं ना श्रद्धा? हाँ मिस्टर राठौर, हम सच कह रहे हैं। उसके इतना कहने के बाद तो युवराज की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें खुश देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आज रसमलाई किस खुशी में बनी है भाई, वो भी श्रद्धा के हाथों की? वल्लभ जी खाते हुए बोले। सभी कैंपिन और शिरडी से वापस आ चुके थे और डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। श्रद्धा ने हाँ कर दी है। युवराज के इतना कहते ही सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। शिप्रा श्रद्धा के पास आकर गले लगाते हुए बोली, ये तूने बहुत अच्छा किया श्री, ये तेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा। हम बहुत खुश हैं युवराज बेटा कि आपने कोई तो सही फैसला लिया। अब बस जल्दी से श्रद्धा का डाइवोर्स हो जाए, फिर हम तैयारियां शुरू करते हैं, वल्लभ जी ने मुस्कुराते हुए कहा तो अर्जुन और संजय युवराज के गले लगते हुए बोले, मेरे भाई, मेरे यार, हम बहुत खुश हैं यार। रिलेशन बिग बॉस। रॉकी और गुरु भी एक साथ बोले, पापा मेरे लिए डिज़ाइनर्स बुलवा लेना, मुझे न्यू ड्रेसेस लेनी है। आस्था ने युवराज की तरफ देखकर कहा तो श्रद्धा भी हैरानी से युवराज को देखने लगी तो युवराज झल्लाते हुए बोले, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए, पता नहीं किस डायरेक्शन में पहुंच गए सब के सब। बैठो, सब चुपचाप बैठो और जब तक हम ना बोले किसी की ज़बान नहीं खुलनी चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा तो सब वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। श्रद्धा ने चरण के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए हाँ कर दी है। उनकी बात सुनकर सबके खिले खिले चेहरे मुरझा गए। बेचारों ने क्या क्या सोच लिया था, लेकिन केस की बात सुनकर मुस्कान फिर से वापस आ गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, लेकिन ये केस लड़ेगा कौन? वल्लभ जी बोले तो संजय कंधे उचकाते हुए बोला, अर्जुन या अंकल और कौन? नहीं, इस बार ये केस शिप्रा लड़ेगी, युवराज ने सख्त लहजे में कहा। भाई मैं कैसे? उसने हकलाते हुए कहा और सब युवराज को देखने लगे। इस केस के लॉयर हमारी तरफ से शिप्रा ही होंगी। युवराज ने अपनी बात दोहराई तो सुभाष जी बोले, लेकिन युवराज, उसे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर प्रदीप किसी छोटे मोटे वकील को तो खड़ा नहीं करेगा ना, फिर ये केस भी बहुत बड़ा है। युवराज अपनी जगह से उठते हुए बोले, अंकल रत्ना और अनाथाश्रम की लड़कियों का केस भी बहुत बड़ा था, लेकिन अर्जुन ने लड़ा ना और जीता भी था, फिर शिप्रा क्यों नहीं? और आप लोग शायद एक बार भूल रहे हैं कि शिप्रा इस केस की गवाह भी हैं और विक्टिम भी।
उससे बेहतर ये केस कोई लड़ ही नहीं सकता। हमने दक्ष को बुलवा लिया है, वो थोड़ी देर में आता होगा। तब तक का वक्त है शिप्रा आपके पास, सोच लीजिए। इतना कहकर वो वहां से चले गए। श्रद्धा भी उठकर उनके पीछे चली गई। मिस्टर राठौर, उसने युवराज के स्टडी के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो वो अंदर आ गई। उसने देखा युवराज चेयर से सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठे थे। वो जाकर उनके पीछे खड़ी हो गई और उनके बालों में उंगलियां फिराने लगी। श्रद्धा, आप? युवराज ने कहा ही था कि वो उन्हें चुप करवाते हुए बोली, श्श, हमें करने दीजिए। युवराज चुप हो गए और श्रद्धा धीरे धीरे उनका सर दबाते हुए बोली, हमें पूरा यकीन है शिप्रा इस केस को जरूर लड़ेंगी और जीतेंगी भी। जानते हैं श्रद्धा की शिप्रा कभी हमें निराश नहीं करेगी, लेकिन हमें डर है कि इस बार हमें कुछ खोना ना पड़े। आप डरते भी हैं मिस्टर राठौर? क्यों, हम डर नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने आपको कभी डरते या रोते हुए नहीं देखा, इसलिए अपनों को खोने से डरते हैं। इतना कि हम बता नहीं सकते, खासकर आस्था को। अगर उन्हें खरोच भी आती है ना तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। युवराज ने कहा तो श्रद्धा के हाथ रुक गए। इतना प्यार करते हैं आप उनसे, हम बता नहीं सकते श्रद्धा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। हमारे बेरंग से जिंदगी में उन्होंने अपने नन्हे नन्हे कदमों से रंग भरे थे। इस मकान को उन्होंने ही घर बनाया था। जानती हैं, हमारा ऑफिस से लौटने का कभी मन नहीं करता था, क्योंकि कोई था ही नहीं जिसके लिए हम लौटते। ये खाली मकान काटने को दौड़ता था, लेकिन जिस दिन से आस्था ने हमारी ज़िंदगी में इस विला में कदम रखे ना, उस दिन से ये घर बन गया। कभी उन्हें खुद से दूर करने का मन नहीं करता था, पूरा वक्त उनके साथ बिताने का मन करता था। पहले तो अपने साथ ऑफिस ले जाते थे हम उन्हें, फिर वो स्कूल जाने लगी। हमारी जान उन्हीं में अटकी रहती थी। वो कैसी होंगी? घर समय से आते थे और जिस दिन देर होती वो हमारी क्लास लगाने के लिए खड़ी रहती थी। और नाराज़गी, श्रद्धा आपकी प्रिंसेस अगर एक बार नाराज़ हो जाए तो पूरा घर हाथी घोड़ा बिल्ली मेंढक सब बन जाता था। हम सबकी जान बसती है उसमें। युवराज आस्था के बारे में मुस्कुराते हुए बताते जा रहे थे और श्रद्धा खामोश सी सब कुछ सुने जा रही थी। उसकी आंखों में कब आंसू आ गए उसे पता ही नहीं चला। आप रो रही हैं श्रद्धा? युवराज ने अचानक से पूछा। नहीं नहीं, आंख में कुछ चला गया था। इतना कहकर उसने अपनी आंखें साफ की और वहां से उठकर चली गई। आपका दर्द बहुत बड़ा है श्रद्धा, हम उसे सिर्फ कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारे बस में है नहीं। ये करना चाहिए शिप्रा, अर्जुन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। लेकिन अर्जुन, अगर मैं हार गई तो? बहुत कुछ दांव पर लगा है, शिप्रा ने बेचैनी से कहा। कुछ नहीं होगा शिप्रा, मुझे पूरा यकीन है तुम ही जीतोगी। लेकिन अर्जुन, कोई लेकिन वेकिन नहीं शिप्रा, तुम्हें मौका मिला है अपने माँ पापा को इंसाफ दिलाने का, उनकी मौत का बदला लेने का। तुम नहीं हारोगे शिप्रा, क्योंकि सच और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुम अर्जुन? उसने अर्जुन की आंखों में देखकर पूछा। तो अर्जुन ने उसका माथा चूमा और उसके सिर से सर जोड़ते हुए बोला, हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास हूँ, एक पल के लिए भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बिग बॉस, दक्ष सर आ गए हैं, सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, गुरु ने युवराज की स्टडी में आकर कहा। चलो। युवराज अपनी जगह से उठते हुए बोले। युवराज उसके साथ नीचे आए तो सब लोग नीचे खड़े उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। पवन, छवि, केशव भी आए हुए थे। युवराज जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। उनके बैठते ही बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। दक्ष, याद रहे, हम एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। श्रद्धा, पवन, शिप्रा, जितना भी आपको पता है सब कुछ दक्ष को बताइए। चार्जशीट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि चाहे वो कितना भी हाथ पैर मार ले, उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। युवराज ने कहा तो सबने हाँ में सर हिला दिया। दक्ष ने केशव को इशारा किया तो उसने रिकॉर्डर ऑन करके टेबल पर रख दिया। साथ आए कांस्टेबल ने उनकी रिपोर्ट लिखनी शुरू की और श्रद्धा ने बोलना। शिप्रा सुभाष जी से पूछकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने लगी। 3 दिन बाद डोरबेल बजी। नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस को देखकर उसके पसीने छूट गए। सामने खड़े दक्ष ने नौकर को साइड किया और अपनी टीम के साथ अंदर आ गए। ए रघु, कौन है? अंदर से किसी ने आवाज़ लगाई, जिसे सुनकर वो नौकर, जिसका नाम रघु था, वो पुलिस वालों के पीछे पीछे आते हुए बोला, मालिक, पुलिस आए हैं। तब तक सभी हॉल में पहुंच चुके थे। दक्ष एक सोफे पर बैठ गया और उसकी टीम उसके पीछे खड़ी हो गई। दक्ष के सामने बैठे प्रदीप ने गुस्से से पूछा, ऑफिसर, इस तरह मेरे घर के अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस प्रदीप को घूरता रहा। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आई।
प्रदीप की नजरें जब तक तो उस तरफ पड़ी तो युवराज, संजय, गुरु और रॉकी के साथ अंदर आ रहे थे। युवराज के आते ही दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। युवराज और संजय आकर उसके सामने बैठ गए और बाकी दोनों ऑफिसर्स के साथ खड़े हो गए। प्रदीप गुस्से से खड़े होते हुए बोला, क्या है जिसे देखो गुस्सा चला आ रहा है? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। ए ऑफिसर, अपने चमचों को लेकर निकल यहाँ से। और राठौड़, तू भी निकल। शांत हो जाइए राज साहब, शांत। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, युवराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा तो संजय ने धीरे से दक्ष के कान में कहा, और नहीं तो क्या पता, नहीं कब टिकट कट जाए। दक्ष बस मुस्कुरा दिया। वैसे भी अब हम आए हैं तो बिना किसी काम के तो आए नहीं होंगे ना, बस हमारा काम हो जाए फिर चले जाएंगे, युवराज ने आराम से कहा। प्रदीप उन्हें घूरते हुए बोला, और किस काम से आया है तू? दो, दक्ष ने कहा तो प्रदीप ने चौंकते हुए पूछा, क्या? पहला इस घर की तलाशी और दूसरा चरण। कंप्लेंट मिली है कि चरण राज ने 4 लोगों का मर्डर किया है। पहली पत्नी के जिंदा होते हुए बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी की है। साथ ही उसने करोड़ों के ड्रग्स और सोना यहाँ छुपा कर रखा है। इसीलिए जरा अपने बेटे को तो बाहर बुलाइए राज साहब, दक्ष ने कहा तो प्रदीप हड़बड़ाता हुआ बोला, तुम्हें कोई गलत कंप्लेंट मिली है ऑफिसर, और चरण घर पर नहीं है। पर हमें तो खबर मिली है कि वो यहीं है, राज हाउस में। ऑफिसर्स, पूरे घर की तलाशी लो और चरण राज को ढूंढकर मेरे सामने लेकर आओ, दक्ष ने कहा। उसकी टीम जाने लगी तो प्रदीप उन्हें रोकते हुए बोला, तुम लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हो ऑफिसर? उसने इतना कहा ही था कि दक्ष ने अपने पेंट की जेब से एक लिफाफा निकाला और सामने टेबल पर रख दिया। ये क्या है? प्रदीप ने चौंकते हुए पूछा। अरेस्ट वारंट, चाहो तो खुद देख सकते हो ऑफिसर्स। Why are you waiting? Go and search for him, दक्ष ने कहा तो सारे ऑफिसर्स वहां से चले गए। संजय ने एक मैसेज किया। पवन, छवि, बेला और मेघा के साथ हॉल में आ गया। हॉल में पुलिस को देखकर बेला ने घबराकर प्रदीप की तरफ देखा। पवन और छवि के होंठों पर दबी हुई मुस्कुराहट आ गई। दक्ष की नजरें मेघा पर बनी हुई थी, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। सर, वो इस साइड नहीं है, एक ऑफिसर ने आते हुए कहा। सर, वो इस तरफ भी नहीं है, दूसरे ऑफिसर ने आते हुए कहा। सर, टेरेस पर भी नहीं है। सर, बेसमेंट पे भी नहीं है। एक के बाद एक ऑफिसर आते गए और यही कहते गए कि उन्हें चरण नहीं मिला। प्रदीप के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। पवन और छवि हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब क्या दक्ष? वो तो मिला नहीं। मैं अपने तरीके से ढूंढूं क्या? संजय ने दक्ष के कान में कहा। पागल मत बनो संजय, तुम इस वक्त सिर्फ संजय रायजादा हो जो हमारे साथ सिर्फ चरण की गिरफ्तारी देखने आया है, एसपी नहीं, दक्ष ने उसे डपटते हुए कहा तो संजय इतना सा मुंह बनाकर बैठ गया। युवराज ने एक मैसेज टाइप करके किसी को भेजा और शांति से प्रदीप को घूरने लगा। अब अगर तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो निकलो यहाँ से अभी के अभी, प्रदीप लगभग चिल्लाते हुए बोला। इतने में जल्दी क्या है राज साहब, आपका बेटा नहीं मिला तो क्या हुआ, हम दूसरा काम ही कर लेते हैं, दक्ष ने उससे कहा। फिर ऑफिसर से कहा, ऑफिसर्स, हर सामान की तलाशी लो, एक एक डब्बा, टाइल्स, सोफा, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मिस्टर राठौड़, आप यहाँ से जा सकते हैं, दक्ष ने कहा तो युवराज, संजय, रॉकी और गुरु के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जाते जाते पलट कर बोले, कितनी भी कोशिश कर लो प्रदीप राज राठी, अब ना तो तुम खुद बचोगे और ना ही अपने बेटे को बचा पाओगे। दिन गिन कर रखना, 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, उसके बाद सब खत्म। 30वां दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना कहकर युवराज वहां से चले गए। इधर दक्ष के ऑफिसर्स ने घर का एक एक फर्नीचर खोल खोल कर तलाशी लेना शुरू किया। प्रदीप ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सब बेकार। देर में वहां नैकोट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले भी पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ जब्त करना शुरू कर दिया और चरण के ऊपर चार्जेस लगाने लगे। प्रदीप सर पकड़े बैठा अपनी बर्बादी की शुरुआत देख रहा था। बाकी चारों खामोश खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। इस सब में भी दक्ष का पूरा ध्यान मेघा पर ही था। बाहर आकर युवराज ने दक्ष को कॉल की। उधर से सामने फोन उठाया तो युवराज बोले, प्रदीप की स्टडी में एक सीक्रेट पैनल है, उसकी डेस्क के ठीक पीछे चरण इस वक्त वहीं है। ध्यान रहे, प्रदीप अभी बाहर रहना चाहिए, उस पर कोई भी केस नहीं बनना चाहिए। इतना कहकर युवराज ने फोन रख दिया और दरवाजा खोलकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। ड्राइविंग सीट पर गुरु बैठा था, उसके बगल में रॉकी और पीछे युवराज और संजय। बिग बॉस अर्जुन ने मीडिया को चरण की गिरफ्तारी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग बस पहुंचते ही होंगे, रॉकी ने कहा। युवराज ने खामोशी से कहा और अपना सर पीछे सीट से टिका लिया। क्या हुआ बिग बॉस, गुरु ने उन्हें देखते हुए पूछा। कुछ नहीं गुरु, युवराज ने धीरे से जवाब दिया। आस्था की वजह से परेशान है ना, कि कहीं इस केस में उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, संजय ने उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर बोले,
सब पता चल जाता है ना आपको। हाँ, आस्था की वजह से ही परेशान है कि कहीं उनकी मासूमियत ना खो दें। कुछ नहीं होगा युवी, वो बहुत बहादुर हैं, बिल्कुल अपने पापा की तरह। फिर भी अगर तू चाहे तो मैं उसे रत्ता और रीटा के साथ कुछ दिन के लिए शहर से बाहर भेज सकता हूँ। नहीं संजय, उनका यहाँ रहना ज़रूरी है और हम भी चाहती हैं कि वो यहाँ रहें। सिचुएशन से भागकर कुछ नहीं मिलेगा। वी हैव टू फाइट, युवराज ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। गुरु ने गाड़ी स्टार्ट की और एक तरफ लाकर खड़ी कर दी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं महाराष्ट्र के जाने माने बिजनेसमैन प्रदीप राज के घर के सामने और पुलिस उनके बेटे चरण राज को कई केसेस के सिलसिले में अरेस्ट करके ले जा रही है। कहा जा रहा है कि चरण राज पर 4 मर्डर्स, इलीगल ड्रग सप्लाई और पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी का आरोप है। मीडिया रिपोर्टर्स चरण के घर के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे। लगभग पूरी मुंबई का हर मीडिया हाउस वहां मौजूद था। सभी चरण के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, सवाल करने के लिए। दक्ष बाकी के ऑफिसर्स के साथ चरण को अरेस्ट करके बाहर लाया। सारा कैमराज उसकी तरफ पॉइंट हो चुके थे। लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ रही थी। शाम का वक्त था जिसके कारण लाइट्स उसकी आंखों में चुभ रही थी। पीछे पीछे घर के बाकी लोग भी आ रहे थे। सर सर सर, आपके बेटे के ऊपर 4 मर्डर का आरोप है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रिपोर्टर्स ने प्रदीप की तरफ माइक बढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेघा मैम, आप खुद इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन हैं, क्या सच है कि चरण राज के साथ आपकी शादी इलीगल है? क्या आप उनकी पहली पत्नी के बारे में कुछ जानती हैं? एसपी सर, आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप चरण राज पर किसने लगाए हैं? ये बात अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। इसकी कोई खास वजह? रिपोर्टर्स अपने सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं दे रहा था। ऑफिसर्स मीडिया वालों को साइड करते हुए वैन की तरफ बढ़ रहे थे। वैन के सामने पहुंचकर चरण को अंदर बैठाकर उसे हथकड़ी से बांध दिया गया। फिर दक्ष रिपोर्टर्स की तरफ मुड़कर बोला, चरण राज पर केस उनकी पहली पत्नी ने किया है, इससे ज़्यादा हम लोग आपको कुछ नहीं बता सकते। इतना कहकर वो अपनी जीप में बैठा और गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गई। नैकोटिक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी वहां से निकल गए। मीडिया वाले चरण को घेर कर उससे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। कोई श्रद्धा के बारे में जानना चाहता था तो कोई उनके घर में मिले ड्रग्स के बारे में। मेघा से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वो पहली शादी के बारे में जानती थी, क्या उनकी शादी इलीगल है। जिनसे परेशान होकर वो घर के अंदर चली गई। छवि भी उसके पीछे अंदर आ गई। मेघा अपने कमरे में बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसका चेहरा तकिए में छुपा हुआ था और आंसू उस तकिए को भिगोए जा रहे थे। छवि आई और उसके पास बैठकर उसका सर सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ मेघा, वो तुम्हारे आंसुओं के काबिल नहीं है। फिर क्यों ज़ाया कर रही हो तुम अपने आंसुओं को? उसके यूं समझाने पर वो उसके गले से लगकर रोती हुई बोली, क्यों भाभी माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? माना कि चरण मेरे आंसुओं के काबिल नहीं है, लेकिन मैंने प्यार किया था उससे भाभी, 7 सालों से। शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी तो तुम्हें और सिचुएशंस हैंडल करनी है, तुम ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। शांत हो जाओ। छवि उसका सर सहलाते हुए बोली। युवराज विला के हॉल में सामने टीवी पर न्यूज़ चल रही थी और सभी वहीं सोफों पर बैठे चरण की गिरफ्तारी का लाइव प्रसारण देख रहे थे। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। आखिर हो भी क्यों ना, ये उनकी पहली जीत जो थी। वल्लभ जी जो कि सुभाष जी के साथ शतरंज खेल रहे थे, वो बोले, सुभाष, पहली चाल में ही प्रदीप का वजीर पिट गया, अब आगे क्या लगता है? अब तो अगली चाल में शय, फिर मात और खेल खत्म। सुभाष जी अपनी चाल चलते हुए बोले, वैसे एक बात तो है डैड, अर्जुन ने कहा। तो सुभाष जी ने पूछा, क्या बेटा? इतने सालों से जो इतना पैसा और इज्जत कमाई थी, वो एक ही दिन में मिट्टी में मिल गई। अर्जुन पॉपकॉर्न खाते हुए बोला, वो तो एक ना एक दिन होना ही था बेटा। वैसे भी बुरे काम से कमाया गया पैसा और इज्जत दोनों ही ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। फिर इन्होंने तो इतने बुरे कर्म किए हैं ना कि गिनती भी मुश्किल है। वल्लभ जी ने कहा तो अर्जुन बोला, सो तो है। श्री, ये पेपर साइन कर दो, मुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना है। शिप्रा ने एक फाइल श्रद्धा के सामने करते हुए कहा। श्रद्धा जो स्टडी टेबल पर बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी, उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर फाइल उठाकर देखने लगी। वो साइन करते हुए बोली, आपने बहुत ज़्यादा केस नहीं ठोक दिए चरण के ऊपर? मेरा बस चले तो सारे एक्ट्स और आईपीसी की धाराएं इसी के ऊपर लगा दूं, लेकिन इसके इतने सारे कांडों के बारे में भी सिर्फ इतनी सी ही धाराएं लगी हैं। शिप्रा मुंह बनाते हुए बोली।
श्रद्धा फाइल देखने लगी, लेकिन उसकी नजरें बार बार शिप्रा के चेहरे पर जा रही थी, जिस पर उदासी छाई हुई थी। श्रद्धा फाइल साइन की और खड़े होकर उसके पास आकर बोली, अंकल आंटी की याद आ रही है ना? बहुत ज़्यादा। अगर वो होते तो कितने खुश होते अपनी बेटी का पहला केस देखकर। सब हमारी वजह से हुआ ना। ना हम उस दिन आपके घर आते और ना ही आपको उन्हें खोना पड़ता। श्रद्धा सर झुकाकर बोली, उस दिन जो भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी श्री। ये चिरण का गुनाह था जिसे तू अपनी गलती कह रही है। वरना तू ही बता, उस दिन माँ पापा के बिना कुछ किए ही उस पागल ने माँ पापा पर गोली चला दी थी। मुझे इतने सालों तक पहले अंडमान में फिर नासिक में बंदी बनाकर रखा। वो पूरा पागल है श्री, इसीलिए तो खुद को ब्लेम करना बंद कर, समझी ना? उसने कहा और श्रद्धा को गले से लगा लिया। श्रद्धा फिर से रोने लगी तो शिप्रा उसे चुप करवाते हुए बोली, चुप हो जा श्री, वरना आस्था आकर मुझ पर चिल्लाएगी कि मासी आपने मम्मा को रुला दिया। वो आस्था की नकल उतारते हुए बोली तो श्रद्धा मुस्कुरा दी। शिप्रा, तुम दोनों का हो गया हो तो चले, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। रत्ना आते हुए बोली, लो आ गई मेरी दोस्ती की दुश्मन। शिप्रा ने कहा तो श्रद्धा बोली, ऐसे नहीं बोलते शिप्रू। अरे ऐसे नहीं तो कैसे? तेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करने देती है। ए ले हमारी शिप्रा नाराज हो गई। रत्ना उसके गाल खींचते हुए बोली, डोंट डू दिस यार। शिप्रा अपने गाल छुड़ाते हुए बोली, अच्छा बाबा नहीं करती, लेकिन अभी नाराजगी छोड़ो और चलो। एक बार ये सब खत्म हो जाए तब हम ना सभी गर्ल्स चलेंगे किसी ट्रिप पर। रत्ना उसे मनाते हुए बोली, हाँ ये आइडिया अच्छा है। शिप्रा चहकते हुए बोली, आप दोनों को कुछ नहीं हो सकता, अब जाइए। श्रद्धा ने दोनों को भगाते हुए कहा और वापस अपनी किताब लेकर उसमें बिजी हो गई। जारी है।